जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन और इसी कड़ी में हमारा जो लेक्चर चल रहा है वह है मध्य प्रदेश की जनगणना 2011। ठीक है, और इसका यह हमारा भाग नंबर कौन सा है तो याद रखिएगा, यह हमारा भाग तीसरा है। और अगर हम बात करें तो यह हमारा लेक्चर नंबर 20वां है। ठीक है, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने 19 लेक्चर पढ़ लिए हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी ने वह सभी लेक्चर हमारे देखे होंगे और साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ाई में बाद में हेल्प मिल सके। और आप अच्छे से अभी नोट्स तैयार कर लेंगे तो फिर रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी होगी। और आशा करता हूं आप सभी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और बिना विलंब के आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल की लिंक को शेयर नहीं किया है तो अभी जाएं और अपने मित्रों को हमारी इस लिंक को शेयर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अपने स्टेटस पर इसकी लिंक लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज का लाभ उठा सकें। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी तो आज ही जुड़े हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में। और यूट्यूब चैनल हमारा है स्मार्ट स्टडी अप्रोच, उसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और इस कड़ी में हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं तो देखिएगा, हमने मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश के जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं और मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, यह चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम 2011 की जनगणना पढ़ रहे थे और ये सभी चीज़ें हमने देख लिए थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 7, 26, 26, 809। कितनी है, 7, 26, 26, 809, जिसमें से हमने देखा था कि 4.76 करोड़ तो पुरुष हैं और 3.5 करोड़ यानी 3.50 करोड़ महिलाओं की संख्या है, जो प्रतिशत में 51.7% क्या है, पुरुष हैं और 48.3% महिलाएं हैं। फिर हमने देखा कि टोटल जनसंख्या का 6%, भारत की टोटल जनसंख्या का 6% अकेले हमारे मध्य प्रदेश में निवास करता है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिर हमने देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा, ये हमारे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। वहीं पर निवाड़ी, हरदा, आगरमालवा और उमरिया, ये हमारे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि 2014 के बाद हमारा मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का 5वां बड़ा राज्य है। लेकिन कब से, 2014 के बाद से। तो 2014 से पहले, या अगर पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश है वो जनसंख्या के मामले में देश का कौन से नंबर का राज्य है, तो हमारा जवाब रहेगा छठा। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले तेलंगाना अस्तित्व में नहीं था, लेकिन आंध्र प्रदेश के अलग होने से तेलंगाना नामक राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर हमने देखा कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, मैंने आप लोगों को कल ये भी बताया था कि 3,08,245 भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन अब ये हमें याद नहीं रखना है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर 2011 के अनुसार तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल में, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? तो हमारा शिवपुरी जिला वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है। तो शिवपुरी, फिर सागर, ठीक है, फिर बैतूल। तो ये हमारे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले जिले हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? तो निवाड़ी, भोपाल, आगरमालवा और दतिया, ये हमारे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हमने कल देख लिए थे। ठीक है, इसके बाद चूंकि इस चैप्टर को हमें बार बार रिवाइज करना है, तभी जाकर हम ये आंकड़े याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ पर लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर किसकी संख्या? महिलाओं की संख्या। ठीक है सॉरी। और हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है, और 2001 में कितना था? 919 था। यानी कि कितनी की वृद्धि हो गई हमारी? तो 12 की हमने वृद्धि दर्ज की। फिर हमने देखा था कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो बालाघाट का है 1024, अलीराजपुर 1011, मंडला 1008, डिंडोरी 1002 और झाबुआ 990। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। और ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो उसकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हमने कौन कौन से देखे? तो भिंड 837, मुरैना 840, ग्वालियर 864, दतिया 873 और शिवपुरी 877। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हम पढ़ेंगे शिशु लिंगानुपात। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों का लिंगानुपात, यानी कि इसको भी हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1000 बच्चों की तुलना में बच्चियों की संख्या। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर पहले 2001 में जो लिंगानुपात था, आप ये वाला आंकड़ा छोड़ दीजिए अभी। आप तो क्या याद रखना है कि हमारे यहाँ का शिशु लिंगानुपात कैसा है? तो 918 है। कब का? 2011 की तुलना में। और अगर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिलों की बात की जाए तो देखिएगा, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। कौन कौन से? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। देखिएगा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जो बालाघाट जिला है वो हमें कहीं ना कहीं हर सेक्टर में टॉप 5 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, ये वो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं। यहीं पर हम देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दतिया। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दतिया। ठीक है, ये वही जिले हैं जहां हमने उत्तर मध्य प्रदेश वाले जिलों में देखा था। कौन कौन से हैं? तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दतिया। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आप लोगों को आ गई होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने? 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनता निवास करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना था? 931 महिलाएं 1000 पुरुष पर, लेकिन जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह हमारे यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हम देखते हैं कि भोपाल का जो जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक है। कितना है? 855 वर्ग किलोमीटर। इंदौर की बात करेंगे तो 844 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद जबलपुर और फिर आता है हमारा ग्वालियर।
तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर यह सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले एरिया हैं। वहीं न्यूनतम की बात करें तो डिडोरी, 94, श्योपुर और पन्ना। ठीक है, चलिए तो इन तीनों को हम एक तरीके से समझ लेते हैं। कैसे? तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये 3 डिब्बे, ठीक है, ये 3 बॉक्स है, ठीक। ठीक, चलिए 3 डिब्बे हो गए। अब इन 3 डिब्बों में अगर हम देखेंगे तो ये अगर एमपी है, क्या है ये हमारा, क्या है, एमपी हो गया। ठीक है, ये सर्वाधिक हो गया। ठीक, सर्वाधिक बोल दें या हम बोल दें इसको अपन नाम चेंज कर लेते हैं इसको अपन मान लेते हैं भोपाल है। क्या है? भोपाल है। ठीक है, और ये अपना क्या है? डिंडोरी है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, जितनी जगह में मध्य प्रदेश में कितने लोग निवास करते हैं? 236 लोग निवास करते हैं। उतने ही जगह में हमारे भोपाल में कितने लोग निवास करते हैं? 855 लोग निवास करते हैं। वहीं पर डिंडोरी की बात करें तो वहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं? तो 94 लोग निवास करते हैं। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इस चीज को हम एक देसी जो हमारा एग्जाम्पल है उसके तौर पर समझ लेते हैं। ट्रेन में तो आप सभी बैठे ही होंगे। ठीक है, ट्रेन में 3 प्रकार के डिब्बे हमको देखने को मिलते हैं मुख्यतः। कौन सा? तो देखिएगा, एक होता है जनरल डिब्बा, ठीक, दूसरा होता है स्लीपर डिब्बा और तीसरा होता है एसी वाला डिब्बा। ठीक है, तो बताइए सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना हमें कहाँ पर करना पड़ता है? तो हम देखते हैं कि जो जनरल डिब्बा होता है, जहाँ डिब्बे की साइज तो सेम होती है तीनों की, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमें परेशानियों का सामना भी ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं तो जो एसी वाले डिब्बे होते हैं, उन एसी वाले डिब्बों में हमें जगह खाली मिल जाती है। ठीक है, यानी वहाँ पर समस्याओं का कम सामना करना पड़ता है। हम आराम से दूर दूर बैठ सकते हैं, जबकि जो जनरल डिब्बा है उसमें हमें बिल्कुल स्पेस नहीं मिल पाता है, यानी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो जनसंख्या घनत्व जितना ज़्यादा होगा, क्या हमें उतनी परेशानी होगी? तो हाँ, हमें उतनी परेशानी होगी। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर हम भोपाल में जाकर निवास करते हैं, एक दिन हम भोपाल घूमने जाएं, तो वहाँ का माहौल और एटमॉस्फेयर देखेंगे तो वहाँ हमें यह महसूस होगा कि यहाँ हमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बहुत कम जगह हैं और भीड़ ज़्यादा है। वहीं अगर हम डिंडोरी वाले इलाके में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि जगह तो उतनी ही है, लेकिन लोग यहाँ पर दूर दूर है, यानी काफ़ी खुलापन हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो ये 3 आंकड़े हमें मुख्यतः याद रखने हैं। क्लियर है? कौन कौन से 3 आंकड़े? तो हमारा जो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भोपाल का कितना है? 255 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और डिंडोरी का कितना है? 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस यहाँ पर अगर तुलना की जाए तो जहाँ कम जनसंख्या घनत्व होता है वहाँ पर लोग आसानी से, चैन से और सुख शांति के साथ निवास करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि अब देखिए, हम ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि 2001 की तुलना में 2011 के जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, तो अगर इन दोनों का अंतर हम देखें तो 2001 की तुलना में जो हमारे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो कितना बढ़ गया? तो 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
के हिसाब से हमारा जनसंख्या घनत्व बढ़ गया है। क्लियर है? चलिए, फिर जनसंख्या घनत्व के बाद आता है साक्षरता। साक्षरता यानी कि हमारे यहाँ पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक, तो पढ़े लिखे की बात करेंगे तो देखिएगा 2001 में जहां हमारे मध्य प्रदेश में 63.7% जनसंख्या शिक्षित थी, वहीं पर 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया, तो 69.3% यहाँ पर हो गया। यानी कि हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी कहीं ना कहीं सुधरा है और हमने यह परिवर्तन भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, और हमने पहले ही एक बात कर ली थी कि जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, इन्हें 2011 की जनगणना में 2011 की जनगणना में कैसा माना, तो निरक्षर माना था। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। और साक्षर किन्हें माना, तो 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे थे उन्हें हमने क्या मान लिया था, तो इन्हें हमने साक्षर माना था। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता या सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो हम देखते हैं कि 1 मिनट, ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, जबलपुर, दूसरे नंबर पर इंदौर और तीसरे नंबर पर क्या है, भोपाल है। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, हमारा जबलपुर है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, तो जबलपुर जिले में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंदौर में है और तीसरे नंबर पर भोपाल में है। वहीं पर हम देखते हैं कि न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, तो देखिएगा ये जो जबलपुर है यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 81.1% साक्षरता यहाँ देखने को मिलती है। वहीं अगर अलीराजपुर की बात की जाए तो अलीराजपुर में हमें मात्र 36.6% के आसपास साक्षरता देखने को मिलती है। तो अलीराजपुर न्यूनतम साक्षरता वाला, जबकि जबलपुर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। वहीं न्यूनतम में पहले नंबर पर अलीराजपुर हो गया, दूसरे पर झाबुआ, तीसरे पर बड़वानी और चौथे पर धार जिला क्रमशः न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले जबलपुर, इंदौर, भोपाल। वहीं पर न्यूनतम साक्षरता वाले जिले में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और धार। क्लियर है? देखिए यहाँ पर भी बालाघाट आ गया चौथे नंबर पर, यानी कि कहीं ना कहीं हमें बालाघाट टॉप 5 में देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ें। अगर बात की जाए कि हमारे यहाँ पर पुरुषों का साक्षरता कितनी है, ठीक है, किसकी साक्षरता, पुरुषों की, यानी कि कितने पुरुष साक्षर हैं, तो अगर बात की जाए कि टोटल 100 जनसंख्या है हमारे यहाँ पर, तो 100 जनसंख्या में से 69.3 जो टोटल जनसंख्या का 69.3% जो जनसंख्या है वो साक्षर है। वहीं पर अगर बात की जाए कि 100 पुरुषों में से ऐसे कितने पुरुष हैं जो शिक्षित हैं, यानी कि 78% जो पुरुष हैं वह शिक्षित पुरुषों की श्रेणी में आता है। ठीक है, अभी हमारे मन में विचार आएगा कि सर पूरे 100% क्यों नहीं है, तो हम देखते हैं कि पहले के ज़माने के जो पुरुष जो लोग हुआ करते थे उनमें बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम शिक्षित हैं कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ निरक्षर थे, तो इसी के कारण ये हमारा आंकड़ा 100% पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसलिए पुराने ज़माने में सरकार द्वारा योजनाएं भी चलाई गई, साक्षरता मिशन जैसी योजनाएं, जिसमें बुजुर्गों को घर घर आकर स्कूल के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया था। तो वहीं अगर बात की जाए कि सर्वाधिक साक्षर पुरुष किस जिले में पाए जाएंगे, तो हमारे इंदौर जिले में पाए जाएंगे। वहीं न्यूनतम साक्षर पुरुष कहाँ पर है, तो अलीराजपुर में है। ठीक है, वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं आज भी 59% महिलाएं शिक्षित है, यानी कि लगभग 41% जो तबका है महिलाओं का वो आज भी शिक्षा से काफ़ी दूर है। इसीलिए तो सरकार द्वारा बहुत सारी
योजनाएं चलाई गई जिससे कि कोई भी माता पिता अपनी लड़कियों को, बच्चियों को या बच्चों को पढ़ाने में हिचकिचाए ना। और इसी के चलते हम देखते हैं स्पेशली जो महिला शिक्षा है उस पर सरकार ने बहुत काम किया है। ठीक है, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना और भी बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और देश के जो भारत सरकार है उसके द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई ताकि जो साक्षरता की दर है उसे बढ़ाया जा सके। और और अधिक महिला साक्षरता कहाँ देखने को मिली? तो भोपाल में। और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर देखने को मिली? तो हमें अलीराजपुर में देखने को मिली। चलिए, तो इस स्लाइड से हमें क्या सीखने को मिला? तो देखिए, अगर बात की जाए साक्षरता की, ठीक है, इस साक्षरता को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक, ये 3 भागों में हमने इसको बांट लिया। पहला भाग क्या? टोटल। ठीक, टोटल के बाद में अगर हम देखें तो पुरुष और फिर महिला। ठीक, चलिए, अब अगर बात की जाए कि जो टोटल साक्षरता है हमारे मध्य प्रदेश की वह कितनी है, तो हमने देखा कि 69.3% टोटल साक्षरता है। वहीं पुरुषों की बात करें तो लगभग 78% पुरुष हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और 59% महिलाएं हमारे यहाँ पर साक्षर हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि जबलपुर में। कहाँ पर है? तो जबलपुर। ठीक है, ओवरऑल साक्षरता कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक, इसके बाद में पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो इंदौर में। ठीक, और महिलाओं में बात की जाए कि महिलाओं में सर्वाधिक कहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि हमारे भोपाल में है। ठीक, फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर न्यूनतम जो साक्षरता है वो कहाँ पर है, तो अगर ओवरऑल की बात की जाए तो न्यूनतम साक्षरता हमारी अलीराजपुर में है। ठीक है, पुरुषों की बात की जाए तो ये भी कहाँ पर है? अलीराजपुर में। ठीक है, और महिलाओं की बात की जाए तो यह भी अलीराजपुर। क्लियर है? चलिए, तो इस स्लाइड को आप सभी लोग एक बार फिर से देख लीजिए और चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि हम बात कर रहे हैं साक्षरता की। साक्षरता में हमने देखा साक्षरता में टोटल साक्षरता कितनी है हमारे यहाँ की? तो 69.3%। सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक जबलपुर में है। और न्यूनतम कहाँ पर है? तो न्यूनतम हमारी अलीराजपुर में है। वहीं अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं? 78% पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक कहाँ पर है? इंदौर में है। और न्यूनतम कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। ठीक है, वहीं महिलाओं की बात की जाए कि बताइए महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 59% है। सर्वाधिक शिक्षित महिलाएं कहाँ पर है? तो भोपाल में है। और न्यूनतम शिक्षित महिलाएं कहाँ पर है? तो अलीराजपुर में हैं। तो देखिए, आप लोगों का न्यूनतम का तो टेंशन ही खत्म हो गया। चाहे ओवरऑल हो, पुरुष हो, चाहे महिला हो, तीनों के तीनों कहाँ पर है? तो हमारे अलीराजपुर। ठीक है, तीनों की ये टेंशन तो खत्म हो गई। अब हमें याद क्या रखना है? अधिक वाले में। तो टोटल में कहाँ? जबलपुर। देखो, चारों हमारे महानगरों में से ही आएंगे, तो सर्वाधिक जबलपुर। ठीक है, पुरुषों में सर्वाधिक इंदौर और महिलाओं में सर्वाधिक भोपाल। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए,
चलिए आगे देखते हैं। और अब हम देखते हैं 10 की वृद्धि दर, यानी कि 10 सालों में हमारे यहाँ टोटल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की। ठीक है, तो देखिए 2001 में अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर 24.3% की वृद्धि जो दर्ज थी वह दर्ज की गई, लेकिन 2011 में यह घटकर कितनी हो गई, 20.3% हो गई। तो पहले तो ये बताइए क्या ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, बोले सर घट रही है यानी कि गलत बात होगी। लेकिन ये 10 की वृद्धि दर अगर जितनी कम रहेगी उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वृद्धि दर होगी उतनी ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, उतने ही ज़्यादा संसाधनों का खपत होगा और जल्दी से जल्दी वो संसाधन खत्म होंगे और हमें हमारी जो इच्छाएं हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है यानी कि देखिए अगर मैं 2001 की बात करूं और 2011 की बात करूं, तो अगर 2001 में हमारी जनसंख्या कितनी थी 100, तो यह कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो 20.3%, यानी कि लगभग इन 10 सालों में टोटल 20.3% जनसंख्या बढ़ी, यानी कि 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 121 हो गई। और 10 की वृद्धि दर की बात करें तो हमें ज़्यादा आंकड़े याद नहीं रखने हैं, आप लोग तो सर्वाधिक का याद रखिएगा कि सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक हमारे इंदौर में है, यानी कि इंदौर में कितनी जनसंख्या बढ़ गई, तो हम देखते हैं कि हमारे इंदौर में 32.9% जनसंख्या बढ़ गई, यानी कि अगर 2001 में हमारे यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, तो यह बढ़कर कितनी हो गई, 131 हो गई। वहीं हम देखते हैं कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कहाँ पर दर्ज की गई, तो हमारे अनूपपुर जिले में दर्ज की गई, यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हमारी 2001 में जनसंख्या 100 थी तो यह बढ़कर कितनी हो गई, 112 हो गई, यानी कि यहाँ कम बढ़ी और यहाँ इंदौर में सर्वाधिक बढ़ी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी 3 आंकड़े याद रखने हैं। 3 कौन कौन से आंकड़े याद रखने हैं, देखिएगा। पहला आंकड़ा ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई, 20.3%। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई, इंदौर शहर में कितनी, 32.9%। वहीं न्यूनतम वृद्धि कहाँ पर हुई, तो अनूपपुर में हुई और कितनी हुई, 12.3%। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना जो हमने समझा है वह समझ में आया। एक बार फिर से लेक्चर को देखिएगा ताकि अगर कोई डाउट रहा हो तो वो वहीं के वहीं क्लियर हो जाए। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। थैंक यू।